नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2023 की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो फाइनली यहाँ पे सारी चीजें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इस बार क्या रहेगी, क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं। साथ ही में इसके सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, फिजिकल के बारे में या आपका एज क्राइटेरिया, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो पूरी चीजों को एक बार ध्यान से जरूर समझ लें, ताकि आप सभी को ये क्लियर हो जाए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि करीब 1,24,000 से अधिक पदों पर ये आपकी रेलवे ग्रुप डी में भर्ती होनी है। अब इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पॉइंट वाइज सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका होता है सीबीटी एग्जामिनेशन, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप सभी का होता है। तो ये जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसमें केवल 3 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होती है वो 3 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं केवल फिजिकल के लिए। तो याद रखिएगा कि फिजिकल के लिए कितने गुना कैंडिडेट होंगे, 3 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। यानी जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रहेंगी, आप सभी को पता है कि जोन वाइज वैकेंसी रहती है, जोन वाइज एंड कैटेगरीज वाइज क्या रहता है कि जितने कैंडिडेट होंगे उसमें से टॉप 3 गुना जो कैंडिडेट होंगे नंबर ऑफ वैकेंसी के, वो क्वालिफाई कर लिए जाते हैं पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए। फिर इसके बाद आपका होता है डीवी। तो ये 3 स्टेप में आपकी जो भर्ती है वो कंप्लीट हो जाती है, सीबीटी एग्जामिनेशन, पीईटी यानी फिजिकल, एंड नंबर 3 आपका आता है डीवी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो आगे यहाँ पे हम बात करें, देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन के बारे में रेलवे मंत्रालय की तरफ से और रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं और यहाँ पे जो भी चेंजेस होने हैं वो आप सभी को बता दिए गए हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो देखिए, आप सभी को पता है कि लास्ट वाली जो भर्ती निकली थी उसमें क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास थी और जो भी कैंडिडेट 10th पास थे वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार क्या है कि काफी चेंजेस कर दिए हैं। चेंजेस में आपको बता देता हूं कि यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी पोस्ट के लिए 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और नंबर बी की जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी 10th पास प्लस एनएसी, यानी अप्रेंटिस आपने कंप्लीट कर रखा हो वो आपके पास होना चाहिए, या फिर आप 10th पास या आईटीआई हैं, 10th पास के साथ आईटीआई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली क्वालिफिकेशन एक हो जाएगी। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि 10th के साथ अगर आपके पास एनएसी है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एनएसी नहीं है तो 10th के साथ अगर आपके पास आईटीआई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। साथ ही में सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, अब यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जो वैकेंसी है, वैकेंसी को कैटेगराइज किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में वो वैकेंसी होती हैं। जैसे कुछ मैकेनिकल में होती है, कुछ इलेक्ट्रिकल में होती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक में होती है। तो इस तरीके से क्या है कि अलग अलग कैटेगराइज किया जाएगा, और जो भी आपकी टेक्निकल वाली जॉब होंगी जिसमें टेक्निकल वर्क होता है उसके लिए यहाँ पे केवल जो एनएसी और आईटीआई वाले कैंडिडेट होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का जो नॉन टेक्निकल वाली वैकेंसी होंगी उसके लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल वैकेंसीज रहेंगी उसके लिए 10th पास, और इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल वैकेंसीज, तो यहाँ पे जो टेक्निकल वैकेंसीज रहेंगी 10th पास वाली, उसके लिए आपको आईटीआई या एनएसी होना कंपलसरी है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी होती हैं वो टेक्निकल की होती हैं। तो आप ऐसे समझो कि अगर आपने आईटीआई या फिर आपके पास एनईसी या अप्रेंटिस आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप सभी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि कंपटीशन काफी कम रहेगा और पूरा जो कंपटीशन रहेगा वो 10th पास की जो नॉन टेक्निकल वाली वैकेंसीज रहेंगी वहां रहेगा। उम्मीद करता हूं कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वाला जो पॉइंट है वो आपका एकदम से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और किसी भी तरीके का आपका डाउट नहीं रहा होगा। इसमें कोई हाइट वगैरह का क्राइटेरिया होता नहीं है, आपकी कितनी भी लंबाई हो, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होती है। बट यहाँ पे बात आती है एज क्राइटेरिया कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखिए 18 से 33 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो क्राइटेरिया है वो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 18 से 33 साल होता है। अगर आप यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप 18 से 36 साल तक अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी। अगर आप यहाँ पे एससी या फिर एसटी हैं
तो यहाँ पे आप 18 से 38 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको क्लियर हो गया एज क्राइटेरिया। अब बात आती है कि इसकी जो उम्र की गणना होगी वो कब से की जाएगी। तो आप सभी को बता दें 1 जुलाई 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है वो इसके अकॉर्डिंग काउंट होगा। तो आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2023 को आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 साल और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं 33, 36 एंड 38। अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्लियर हो गया। अब आपको मेनली ये क्लियर हो गया होगा कि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपको जो जो क्राइटेरिया बताए हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, अगर वो आप कंप्लीट करते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू आगे देख सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहला जो फेज मैंने आपको बताया था सीबीटी एग्जामिनेशन, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। आप सभी को बता दें कि ये जो एग्जामिनेशन होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। तो ये सबसे पहले पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे रहती है, बच्चों को पता ही नहीं होता है, तुक्के मार के चले आते हैं, बाद में पता चलता है कि बहुत कम नंबर आए। तो उसका रीजन ये भी रहता है कि अगर आपको नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल नहीं है तो आप फिर ये समझो कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 90 मिनट का। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 120 मिनट होती है और बाकी का जो जनरली कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो टाइम होता है वो 120 मिनट होता है पीडब्ल्यूडी और जनरली होता है 90 मिनट। इसके अलावा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन एंड द जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं 100 और 100 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि ईच पर क्वेश्चन आपको 1 नंबर यहाँ पे दिया जाता है। अगर आप 3 क्वेश्चन के गलत आंसर देते हैं तो यहाँ पे आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि हर एक गलत उत्तर पे 0.33 अंक आप सभी के यहाँ पे काट लिए जाएंगे। तो ये हो गई आपकी नेगेटिव मार्किंग। अब जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि यहाँ पे इस बार आपको सिलेबस में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो आपकी वैकेंसी है यहाँ पे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल में कैटेगराइज होगी। तो सीधी सी बात है कि जो नॉन टेक्निकल वाला सिलेबस रहेगा वो तो एज इट रहेगा नॉन टेक्निकल, यानी कि जो सिंपल 10th पास से सिलेबस होगा उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बाकी का क्या है कि जो आपका एनएससी यानी अप्रेंटिस और आईटीआई के साथ की जो वैकेंसीज होंगी, यानी कि जिनके लिए उस क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे टेक्निकल वाला एक आपका सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकल वाला सब्जेक्ट वहां पे ऐड हो सकता है। वहां पे क्या है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे और बाकी का मुझे लगता है कि हर एक सेक्शन 20-20 में डिवाइड होगा, 5 सब्जेक्ट आपके टोटल ऐड हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होगा। या किसी एक सब्जेक्ट को हटा के, जैसे कि यहाँ पे जनरल साइंस को हटा के हो सकता है कि टेक्निकल ऐड हो जाए, या फिर जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स को हटा सकते हैं। वो एक बात की बात है, क्योंकि इसके बारे में अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से पूरी डिटेल नहीं दी गई है सिलेबस के बारे में, और ये जैसे भी अपडेट होगा मैं आप सभी को इसके बारे में बता दूंगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए और रेलवे के अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कुछ बताइए। तो आप सभी को बता दें कि हमने एक कंप्लीट बंडल यहाँ पे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है जिसमें आप रेलवे की सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के 1097 टेस्ट, साथ ही में यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर के 10, जूनियर स्टेनोग्राफर के 20 और आरआरबी ग्रुप डी के 738, डीएमआरसी सीआरए के 27, आरआरबी जेई के यहाँ पे मिल जाएंगे और आपको आरआरबी एएलपी के भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको केवल एक टेस्ट सीरीज ही लेनी है। अब इस एक टेस्ट सीरीज से ही आपके रेलवे के जितने एग्जामिनेशन होंगे, चाहे वो एएलपी का हो, फिर जूनियर इंजीनियर का हो, या फिर आपका रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, सभी एग्जामिनेशन की तैयारी केवल एक टेस्ट सीरीज में आपकी हो जाएगी। यहाँ पे ये आपका जो टेस्ट सीरीज रहेगा वो यहाँ पे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे रहेगा, साथ ही में हिंदी और इंग्लिश के यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आप जब चाहे किसी भी क्वेश्चन में भाषा का ऑप्शन आपको मिलेगा, चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया है, साथ ही में ये यहाँ पे 1500 प्लस ऑनलाइन टेस्ट आप सभी को मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप चाहें तो जाके ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लेते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी तैयारी पहले से बेहतर चल रही है तो पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी उसी तरीके से करिए। बट अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप जाके टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब आगे हम यहाँ पे बात करें तो देखो सेकंड जो फेज होता है वो होता है पीटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन यानी सीबीटी एग्जामिनेशन में पास होते हैं 3 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के। तो यहाँ पे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है इसमें क्या है कि मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया गया है, जो मेल कैंडिडेट होंगे वो देखेंगे कि यहाँ पे 35 किलो वजन यहाँ पे लेके दौड़ना होता है और यहाँ पे कितनी डिस्टेंस कवर करनी होती है, डिस्टेंस कवर करनी होती है 100 मीटर इन 2 मिनट्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी मेल कैंडिडेट होंगे उन्हें यहाँ पे 35 किलो वजन लेके दौड़ना है, 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होती है। एंड यहाँ पे आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है। तो आपका जो फिजिकल होता है मेल कैंडिडेट का 2 इवेंट रहेंगे, एक में आपको एक कट्टा बोरी आप कुछ भी कह सकते हैं वो लेके आपको यहाँ पे दौड़ना होता है और 2 मिनट का समय दिया जाता है, 100 मीटर की दूरी और 1 किलोमीटर की रनिंग आपको 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है, जो कि आसानी से हो जाती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो फीमेल के अनुसार यहाँ पे 20 किलो का वजन होता है, 100 मीटर की दूरी होती है और 2 मिनट का समय दिया जाता है। यानी कि समय और दूरी बराबर है लेकिन यहाँ पे वजन को कम कर दिया गया है, 20 किलो वजन कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 1 किलोमीटर की ही रनिंग इनके लिए होती है और समय यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, जिसे बढ़ाकर 5 मिनट 40 सेकंड कर दिया गया है महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो ये हो गई आपकी भर्ती का पूरा प्रोसेस कि कैसे फिजिकल होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरीके से क्या प्रोसेस होती है, हर एक चीज मैंने क्लियर कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे बात आती है फीस की। तो देखिए फॉर ऑल अदर जो कैंडिडेट हैं जैसे कि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 500 रुपए आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं और सीबीटी एग्जामिनेशन देते हैं, चाहे आप फेल हो या पास हो, आपको 400 रुपए बाद में रिफंड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे SC, ST, एक्स सर्विसमैन, PWD या फीमेल कैंडिडेट हैं तो 250 रुपए आपको यहाँ पे फीस पे करनी होती है। बट जैसे ही आप सीबीटी एग्जाम में अपीयर होंगे उसके बाद यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होती है और 250 रुपए रिफंड करने का ऑप्शन आपको मिलता है। तो 250 रुपए आपके रिफंड हो जाते हैं, यानी कि कोई भी फीस नहीं जाती, बाद में पूरी की पूरी फीस आपकी वापस आ जाती है। अब इसके अलावा यहाँ पे बात करें कि नंबर ऑफ वैकेंसी की, भाई नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और कब तक ये वैकेंसी फाइनल आ सकती है। देखो सारी चीजें पता है, अगर आप किसी से ना पूछो, सबसे पहले अगर खुद से भी पूछोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और जो बच्चे स्मार्ट हैं वो डेफिनेटली पहले से ही अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। होता क्या है कि मैक्सिमम बच्चे क्या है कि इसी बसड़ में लगे रहते हैं, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि मेजॉरिटी कैंडिडेट जो होंगे वो फेल होते हैं। बहुत ही कम कैंडिडेट आप सभी को पता है कि यहाँ पे पास होते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं। अब सीधी सी बात है कि सभी लोग स्मार्ट अप्रोच रखेंगे और पहले से एडवांस रहेंगे तो भाई क्या हालत होगा, कंपटीशन ऑलरेडी इतना ज्यादा है। तो इसी की वजह से जो बच्चा सिलेक्शन चाहता है और जिसे पता है कि मेरी एज भाई अभी 25 है और सभी बच्चों को पता है कि 33 साल का एज क्राइटेरिया है, 18 से 33, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ओवरेज होने का या किसी भी चीज का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा जाता है वो मेरे पास है, फिजिकल में कर सकता हूं। बात है रिटन एग्जामिनेशन की तो वो बच्चा पहले से ही अपनी तैयारी में जुट गया है। अब उसे पता है कि ये भर्ती चाहे 2 महीने बाद आए या 2 महीने पहले, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेलवे ग्रुप डी में मुझे 1 सीट इस बार पक्की करनी है, इसलिए वो पहले से ही अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, राज्यसभा में पहले से ही रेलवे विभाग ने यानी रेलवे मंत्रालय की तरफ से जवाब दे दिया था, जिसमें पूरी जोन वाइज आपको वैकेंसी बताई थी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वैकेंट थी 3,12,895 और 3,12,895 में से उन्होंने बताया था 1,03,000 और 37,000 जो वैकेंसीज होंगी वो यहाँ पे फिल हो जाएंगी। लगभग 1,40,000 वैकेंसी फिल होने के बाद लगभग रेलवे में 1,72,000 1 फरवरी के अनुसार यहाँ पे खाली है, 1,72,000 पद, ठीक है इतने। इसके बाद जो इस ड्यूरेशन में जो वैकेंसी वैकेंट होंगी या कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर रिटायरमेंट हो जाएंगे, वो सभी वैकेंसी इसमें ऐड होने के बाद इन पदों की संख्या लगभग 2 लाख रहेगी। अब आप ये समझो कि सभी डिपार्टमेंट में लगभग 2 लाख पद रहेंगे, जिसमें से रेलवे ग्रुप डी एक सबसे बड़ा यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज रहती हैं, सबसे ज्यादा पद यहाँ पे रहते हैं, इसीलिए लगभग 1 लाख से 1.25 लाख पदों पर यहाँ पे भर्ती होगी। और जिस बच्चे को नौकरी चाहिए वो पहले से तैयारी करेगा तभी यहाँ पे नौकरी मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या करोड़ में जाती है और जब करोड़ में आपकी संख्या जा रही है तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है लाख में आने के लिए, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है।
क्लियर सी बात यह है कि यहाँ पे गवर्नमेंट, आप सभी जानते हैं, देखो गवर्नमेंट को वैकेंसी निकालनी है, लेकिन गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग देखिए कि गवर्नमेंट कहां ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो उन वैकेंसी का। सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे आप सभी जानते हैं 2024 में इलेक्शन तय है कि 2024 में मिड में आपके इलेक्शन होने हैं। अगर मिड में ये इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि गवर्नमेंट चाहेगी कि मिड से पहले ही इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए। हालांकि ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी लेकिन पूरी तरह से, लेकिन इसका एग्जामिनेशन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो आप सभी को ये बता दूं कि अगर ये भर्ती यहाँ पे हम ये मान ले कि अक्टूबर नवंबर में ये भर्ती आती है, तो आप ये मान के चलिएगा कि इनका पूरा बेस्ट ट्राई रहेगा कि मार्च तक इसका एग्जामिनेशन हो जाए, क्योंकि मई में क्या है कि मई में फिर इलेक्शन होने हैं, तो पहले से यहाँ पे आचार संहिता वगैरह लग जाएगी, तो एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा। अगर अक्टूबर नवंबर में ये वैकेंसी आती है और मार्च में एग्जामिनेशन होता है, तो आप ये समझो कि मैक्स टू मैक्स आपको 3 महीने का समय, 4 महीने का समय तैयारी करने के लिए मिलेगा। और मुझे लगता है कि एक फ्रेशर बच्चा जिसने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, वो 3 से 4 महीने में उस बच्चे को कभी पीछे नहीं कर पाएगा जो पिछले 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको तैयारी जब शुरू करनी है, कि जब आपका फॉर्म हाथ में हो, या आपको अभी से तैयारी शुरू करके अपना सिलेक्शन लेना है। भाई सीधी सी बात है, डाउट सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बच्चे 33 साल के आसपास हैं, उनके लिए तो डाउट है कि हम अप्लाई कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपका एज क्राइटेरिया पहले से ही पता है 25 साल, 26 साल, 30 साल, 31 साल या फिर 32 साल है, तो भाई आप डेफिनेटली अप्लाई कर ही पाओगे। आपको पहले से ही क्लियर है, तो क्यों ना अपनी तैयारी में अभी से जुड़ जाओ। तो मैं तो सिर्फ आपको यही सजेस्ट करूंगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी ऑलरेडी क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसके बारे में बार बार सूचनाएं जारी की गई है। इवन अभी आप सभी को पता है कि योग्यता को लेके आपको कुछ डिसीजन लिए गए हैं, जो कि आप सभी को मैंने बता दिया है। तो सीधी सी बात है कि रेलवे मंत्रालय या रेलवे भर्ती बोर्ड पूरी तरह से इस भर्ती को लेके एक्टिव है, और जो भी प्रोसेस इसमें बदलाव किए जाने हैं उस पे काम चल रहा है, और वो बदलाव वगैरह जैसे ही कंप्लीट होंगे रेलवे अपनी पूरी तैयारी करके मैदान में उतरेगा, जिससे कि जल्द से जल्द इस भर्ती का एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट करवाया जा सके। नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं, टाइम से एग्जामिनेशन होता नहीं है, तो बाद में बहुत सारे इश्यूज आते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दैट्स वाई रेलवे विभाग यही चाहेगा कि समय से भर्ती को थोड़ा भले ही डिले कर दिया जाए, लेकिन भर्ती को समय पे पूरा करवा दिया जाए। तो ये प्रथम लक्ष्य रहेगा गवर्नमेंट का। तो इसी की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है नंबर ऑफ वैकेंसी आने में, नोटिफिकेशन आने में, लेकिन जब वैकेंसी आ जाएगी तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये प्रक्रिया में कुछ भी डिले करेंगे। पहला स्टेज तो सीबीटी एग्जामिनेशन निश्चित तौर पर जल्द से जल्द आप सभी का हो जाएगा, बाकी का आपकी मर्जी है। सारी चीजें मैंने आप सभी को डिटेल में बताने की कोशिश की है। इस भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो रेगुलर आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो आप चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।